विषय विज्ञान, कक्षा 10, मॉडल पेपर विज्ञान का आज हम बहुविकल्पी प्रश्न हल करने वाले हैं। तो उपखंड क प्रथम बहुविकल्पी प्रश्न है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाता है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। कुछ इस प्रकार का दोनों, ये पारदर्शी माध्यम, इसको लेंस कहते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, गोलीय लेंस कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दर्पण तीन होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। समतल दर्पण में तो जितना प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है उतनी ही जो प्रतिबिंब उसके पहले हमारी वस्तु होती है उसके बराबर ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब मतलब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये उत्तल लेंस है, फिर से बनाते हैं। ये उत्तल लेंस के सामने 2f, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है। टू एफ मतलब वक्रता केंद्र, केंद्र और अनंत के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब लेंस में छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। इसी को अगर प्रदर्शित करना हो, यहाँ पे हमारा कोई बिंब है, बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा प्रकाश किरण डाली गई जो प्रकाशिक केंद्र से अपवर्तित होकर फोकस से होकर जाती है। और अगर दूसरी प्रकाश किरण डाली जाए तो वो वक्रता केंद्र से होकर बिना विचलित हुए चली जाती है। यहाँ पे हमारा फोकस होगा और यहाँ पे 2f। लेंस में दो फोकस होते हैं और दो वक्रता केंद्र होते हैं। यहाँ पे हमारा f हो गया और यहाँ पे 2f। ये कोई वस्तु हमारी अनंत और 2f के बीच रखी गई है। यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र C, ये प्रकाश किरण पहली जो दूसरी तरफ लेंस के दूसरी तरफ दूसरे फोकस से होकर जा रही है विचलित होकर, और दूसरी प्रकाश किरण जो प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए गई, और ये जहाँ दोनों प्रकाश किरणें मिलती हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब जो होगा f और 2f के बीच बनता है जो कि उल्टा होता है। ये उल्टा है, ये बिंब से बड़ा होता है, बिंब से छोटा होता है, लेकिन हमारे चित्र में बड़ा दिख रहा है, इससे कोई वो नहीं है। बिंब जो होता है प्रतिबिंब से बड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक प्रतिबिंब तो बन रहा है, यहाँ उल्टा ही बन रहा है, छोटा यहाँ प्रदर्शित नहीं हो रहा है। जो अच्छे से खींच के बनाते हैं तो यहाँ छोटा प्रदर्शित होगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। मानव नेत्र
अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर लेता है। हम इसके बारे में तो जानते ही होंगे, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता उसे कहते हैं अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी समायोजित कर लेता है। उसे समंजन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पे मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पांचवा है, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। ए कॉलम में है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, इसका वोल्ट मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसको A से प्रदर्शित करते हैं, तो धारा को I से। विद्युत शक्ति मतलब P से इसको प्रदर्शित करते हैं तथा वाट को W से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका पहले का हो जाएगा चौथा। दो ऑप्शन में ये दोनों तो गलत हो गया पहले ही। दूसरे का पहला मतलब इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? चलिए इसको हल करते हैं। पहले प्रश्न में दिया है दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है। पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान होने के कारण इनका प्रतिरोध भी समान होगा। V बराबर होता है I इंटू R। R एक नियतांक राशि है जो कि उसके पदार्थ की लंबाई और व्यास पर निर्भर करता है। जब दो तारों का पदार्थ की लंबाई और व्यास समान होते हैं तो उनका प्रतिरोध भी समान होता है। यहाँ पे पहले मानेंगे, माना पहले तार का प्रतिरोध R1 है, दूसरे तार का प्रतिरोध R2 है, जहां R1 बराबर R2 बराबर R। ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए इसको एक नया नाम R दे देते हैं। अब इसमें कहा है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में, तो पहले श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में इसको श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ते हैं
इन दोनों का प्रतिरोध R है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो आपका कुल प्रतिरोध होता है R, इसको EQ से लिखते हैं। ये जो होता है R1, यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2, R1 प्लस R2 के बराबर होता है, जहाँ R1 भी R के बराबर है, R2 भी R के बराबर है। यहाँ पे हो जाएगा 2R ओम, ओम का ये चिन्ह होता है। अब समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर कुछ इस प्रकार से समांतर क्रम में दो तार जुड़े होते हैं, दो प्रतीत होते हैं। इसका भी प्रतिरोध R है और इसका भी प्रतिरोध R। R1 और R2 पहले नाम देते हैं। हम तो जानते हैं R1 और R2 बराबर हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका जो कुल प्रतिरोध होता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होता है। तो इसको R1 भी R के बराबर है और R2 भी R के बराबर है, तो 1/R प्लस 1/R बराबर हो जाएगा 2/R। मतलब यहाँ से जो हमारा R कुल प्रतिरोध हो जाएगा R/2 के बराबर। प्रश्न में पूछा है संयोजित किए जाते हैं श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में। जो संयोजित किए जाते हैं श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात, ऊष्माओं का अनुपात। तो पहले श्रेणी क्रम में जोड़ने पर H बराबर होता है V²/R इंटू T। ये H बराबर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उत्पन्न ऊष्मा H1 बराबर V²। R के मान वहाँ हमारा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 2R ओम आया था, तो यहाँ पे 2R लिख देंगे, V²/2R इंटू T। अब समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर ऊष्मा जो होगी हमारी H2 बराबर V²। वहां पे R का मान हमारा आया था R/2, तो यहाँ से R/2 लिखेंगे तो इंटू T। H2 बराबर आ जाएगा, ये 2 ऊपर जाए 2V² इंटू T। अब इसमें पूछा है श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। श्रेणी क्रम बटे समांतर क्रम मतलब पार्श्व क्रम, V²/2R इंटू T बटे V², 2V²/R इंटू T। R और ये कट गया, ये हमारा बचा H1/H2 बराबर 1/4। मतलब श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का मात्रक 1/4 होगा। इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। हमारी परिनालिका कुछ इस प्रकार की होती है जो तांबे की तार की बनी होती है। जब ये
सीधी परिनालिका के अंदर इसके चुंबकीय क्षेत्र ये हमारा होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर या बाहर या कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र उसके आसपास सभी बिंदुओं पर समान होता है। मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान रहता है। अब उपखंड ख जो कि रसायन विज्ञान का है। अब 8वां प्रश्न है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, जो एक साइक्लिक ये कुछ इस तरह का बेंजीन पाया जाता है। जब बेंजीन की खुली संरचना बनाएंगे, बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन को दर्शाकर संरचना बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ये 6 कार्बन हो गए। अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो सभी कार्बन की चारों संयोजकताओं को पूर्ण करेंगे। ये 3 बंध पहले बना चुका है, तो ये एक हाइड्रोजन इसके पास, सभी को एक एक हाइड्रोजन। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट हो जाएगा, C6H6। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। सजातीय श्रेणी वो श्रेणी होते हैं जो किसी एक ही क्रियात्मक समूह के अनेक यौगिक होते हैं, या फिर एल्केन के या एल्काइन के या फिर एल्कीन के, किसी एक ही समूह के यौगिकों को ही समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ पे n का मान अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा CH4। n का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा C2H6। ये दोनों एक समजातीय श्रेणी के हैं। अब इसमें एल्कीन का देखते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। n बराबर 1 रखने पर n का मान यहाँ पे 1 रखने पर अब जब एल्कीन की संरचना बनाएंगे तो एल्कीन की संरचना डबल बॉन्ड से, इसकी महत्ता डबल बॉन्ड ही होती है। तो इसमें किसी एक कार्बन में तो आप डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते हैं, तो इसमें 2 कार्बनों की आवश्यकता जरूरी होती है। यहाँ पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे C2H4 इसका प्रथम सदस्य होता है। n बराबर 3 रखने पर C3H6, ये दोनों समजातीय श्रेणी के होंगे। अब एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अब यहाँ पे भी आप ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो ट्रिपल बॉन्ड किसी एक कार्बन में तो आप लगा नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें कम से कम 2 कार्बनों की आवश्यकता होती है। इसका एक एक बॉन्ड खाली होगा तो इससे हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे n बराबर 2 रखने पर C2H2, n बराबर 3 रखने पर C3, यहाँ पे 3 रख दिए, 3 दूना 6 में से 2 जाएगा तो 4, H4। ये दोनों समजातीय श्रेणी के होंगे। इसी प्रकार अलग अलग क्रियात्मक समूह या एल्कोहल समूह में अनेक सदस्य होंगे तो वो एक दूसरे के समजातीय होंगे। इसमें देखते हैं ऑप्शन ए है CH4 तथा C2H6। अभी वह CH4 और C2H6 एल्केन सदस्य के हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन है CH3OH तथा CH3COOH।
इसमें दो क्रियात्मक समूह है, पहला कार्बोक्सिलिक, दूसरा एल्कोहल। तो ये तो कभी समझाती श्रेणी हो नहीं सकता। अब अगला है C2H6 तथा CH3OH। ये भी एल्केन है और CH3OH एल्कोहल है। एल्केन और एल्कोहल समझाती श्रेणी नहीं होते हैं। CH3OH और C2H5OH, इसमें दोनों समान क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए ये भी समजातीय श्रेणी होगा। मतलब पहला और चौथा ऑप्शन सही होगा, बी का ऑप्शन, पहला और चौथा। अब 10वां प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी मतलब पृथ्वी के भूभाग के अंदर पाए जाने वाले धातुओं, तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज हमेशा पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं प्रायः, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, खनिज। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 11, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय होता क्या है? पहले दांतों का क्षय जब दांतों के मुंह में, मतलब मुंह में पीएच मान कम हो जाता है, तब दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ये जो दांतों का क्षय होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया में एसिड होते हैं, बैक्टीरिया जो है एसिड का निर्माण करते हैं, जो खाने के बाद मुंह में कुछ खाद्य पदार्थ लगे होते हैं, उसी के कारण बैक्टीरिया जन्म लेते हैं और बैक्टीरिया एसिड को उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, अभिकथन। अभिकथन है, इसमें जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। जिंक Zn होता है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ये जब क्रिया करता है तो ZnSO4 प्लस H2 गैस निकालता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। हाँ, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Zn H2 को विस्थापित करके स्वयं उसकी जगह बैठकर H2 को विस्थापित कर देता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, ये सही है। तर्क है इसका, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये तो इसका तर्क नहीं हुआ, क्योंकि जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड तो बनाता है, लेकिन ये जिंक H2SO4 के साथ क्रिया करके ZnSO4 प्लस H2 बनाता है, इसका कोई तर्क नहीं है। ZnO, यहाँ पे इसको संतुलित कर देंगे तो 2Zn प्लस O2 2ZnO बनाता है, लेकिन यह इस बात का कोई तर्क नहीं है कि Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 बनाता है, इसका तर्क नहीं है। मतलब अभिकथन तो सत्य है, लेकिन अभिकथन का तर्क सही नहीं है। अभिकथन वन तथा तर्क दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तर्क क्या है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। हाँ, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ZnO बनाता है, लेकिन यह इस बात का तर्क नहीं है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब अगला प्रश्न 13, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। NaOH प्लस CH3COOH मिलकर बनाता है CH3COO Na प्लस H2O। यह एक पूर्ण अभिक्रिया है। यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गई है, ये CH3COOH नहीं होना चाहिए, तब यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे CH3COOH NaOH के साथ क्रिया करके CH3COO Na प्लस H2O बनाता है।